मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। करंटली आई एम वर्किंग एज अ ENT स्पेशलिस्ट एंड हेड एंड नेक सर्जन इन जना हॉस्पिटल लाहौर। हर पेशेंट को फील होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोरोना तो नहीं हो गया हुआ। हर पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो ही जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मगर जिसको भी नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है उसको हम कहेंगे जो कोरोना के, तो ये बेसिकली ज़्यादती है। कोरोना वाले पेशेंट्स को नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ अगर मुसलसल 4-5 दिन से बुखार रहता है, उस मेडिसिन वगैरह ली हुई है, मगर उसका फीवर सेटल नहीं हो रहा। बाद पेशेंट को कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन से खुशबू बदबू महसूस ही नहीं होती, जायका ही नहीं होता चीज़ों का। बाद पेशेंट को थोड़ा हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी सीवियर किस्म की पेन वगैरह महसूस होता है उन पेशेंट्स को। सांस फूल गया हुआ है, डॉक्टर साहब सांस नहीं आता, जिस पेशेंट को शुड बी इन्वेस्टिगेटेड रिगार्डिंग कोरोना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ENT स्पेशलिस्ट हैं। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह कोरोना वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, हम इनसे जानेंगे कि हम अपनी खुराक से और एहतियात से कैसे इस वबा से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अली शेख साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, इस फील्ड में आप कैसे आए? क्या आपको बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक़ था या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। करंटली आई एम वर्किंग एज अ ENT स्पेशलिस्ट एंड हेड एंड नेक सर्जन इन जना हॉस्पिटल लाहौर। बेसिकली बोथ पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी, क्योंकि वी आर 5 ब्रदर। Among one में आई एम सिंगल हु हैज़ बिकम डॉक्टर। तो पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि एक भाई इंजीनियरिंग फील्ड में, एक भाई पुलिस की फील्ड में, एक भाई टेक्सटाइल में है, एक भाई बिजनेस साइड पे है, तो वन शुड बी डॉक्टर अमंग देम। तो एक तो उनकी भी सबकी ख्वाहिश थी एंड डेफिनेटली मेरी भी ख्वाहिश थी, सो बोथ मैचिंग। सर इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ख़ास तौर पे आप चूँकि ENT स्पेशलिस्ट हैं, जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं बेसिक उस पे नेचर पे, अगर हम बात करें बेसिक लेवल पे, कि ये कोरोना का पेशेंट है या इसको आम तौर पे ये कोई बुखार है या गला ख़राब है या ज़ुकाम है? बेसिकली जितने भी पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट को फील होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोरोना तो नहीं हो गया हुआ, डॉक्टर साहब मुझे ये जो जितनी भी अलामत हैं कोरोना की तो नहीं है। तो हर पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो ही जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मगर जिसको भी नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है उसको हम कहेंगे जो कोरोना के, तो ये बेसिकली ज़्यादती है। तो उसमें बुनियादी तौर पे हम देखना होता है कि कोरोना वाले पेशेंट्स को नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ अगर मुसलसल 4-5 दिन से बुखार रहता है, उस मेडिसिन वगैरह ली हुई है, मगर उसका फीवर सेटल नहीं हो रहा। बाद पेशेंट को कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन से खुशबू बदबू महसूस ही नहीं होती। ठीक है, अच्छा जायका ही बदल गया हुआ है, जायका ही नहीं होता चीज़ों का। बाद पेशेंट को थोड़ा ये भी होता है कि हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी सीवियर किस्म की पेन वगैरह महसूस होता है उन पेशेंट्स को। और कुछ पेशेंट इस तरह भी प्रेजेंट कर लेते हैं कि जी सांस फूल गया हुआ है, डॉक्टर साहब सांस नहीं आता, घुटन सी महसूस होती है, जैसे चलते वक्त, बैठते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त। तो ऐसे पेशेंट, जिन पेशेंट को स्पेशली नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, बुखार सेटल ना हो, सांस का मामला हो, हड्डियों में जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द हो, खुशबू बदबू महसूस ना हो, ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा हम रिलायबल के तौर पे रख लेते हैं कि दिस इज़ अ पेशेंट, जिस पेशेंट को शुड बी इन्वेस्टिगेटेड रिगार्डिंग कोरोना। सर सांस के हवाले से अगर हम बात करें तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मेडिकल, सेचुरेशन, 83 सेचुरेशन या 90 सेचुरेशन, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली जैसे हम आपस में बैठे हुए हैं, हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे 100% हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, बिल्कुल हम नॉर्मल नाक से सांस ले रहे हैं, वो सांस पीछे की तरफ, फिर सांस की जो पाइप होते हैं वहाँ से अल्टीमेटली लंग्स में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी पूरी की पूरी सेल्स में जा रही है। तो एट दिस लेवल 100 ऑक्सीजन सेचुरेशन है। कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप करे
किसी भी मामले की वजह से, तो उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो ड्रॉप कर लेती है, उसको बेसिकली हमने देखना होता है कि उसकी वजह क्या बनी हुई है। जैसे आपने कोरोना की बात की, तो उसमें हम असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, 100 है, या ऐसे पेशेंट को 90 पे जा रही है या 80 पे जा रही है, 85 पे जा रही है, किस लेवल पे सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है। उस पेशेंट को फिर हम सस्पेक्ट के तौर पे ना रख लेते हैं कि किन पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किन पेशेंट को वेंटिलेट की ज़रूरत है, किन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑक्सीजन सिचुएशन पे, जिस वजह से ना हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर आपकी हार्ट रेट भी बता देता है, साथ में आपकी ऑक्सीजन सिचुएशन बॉडी की वो भी साथ में बता देता है। सर, साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ हैं उनका आजकल के दौर में कितना रोल है? अगर एक बंदे को कोरोना है या नहीं है, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो कैसे उसको हेल्प करती है? एक्चुअली बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कोरोना की वजह से इतना डेंजरस कोरोना नहीं है, जिसकी वजह से जो हमें महसूस होता है कि जी डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब वो खाया ही नहीं जाता, पिया ही नहीं जाता, डॉक्टर साहब मुझे तो चला ही नहीं जाता, वो तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते से कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, और डॉक्टर साहब शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, और मामला बिगड़ता ही जा रहा है। बेसिकली दीज आर ऑल इफेक्ट विच हैपन्स टुवर्ड्स साइकोलॉजिकली। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको दिल दिमाग पे, पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट आ जाता है। हालांकि कोरोना की नींद से उसको वास्ता ही नहीं है, मगर पेशेंट क्योंकि मुसलसल कोरोना की कंडीशन में वो मीडिया पे बैठा हुआ होता है, हर वक्त न्यूज़ अलर्ट देखते रहते हैं। अच्छा, पड़ोस में आसपास में कुछ चीज़ें वैक्सी सुन ली, उसका उसके ऊपर इफेक्ट आ गया। अच्छा, फ़लाँ बंदा डेथ हो गया, उसकी वो चीज़ें फील की। अच्छा, फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई, फ़लाँ बंदा, वो बार बार जो अलर्ट न्यूज़ देखते उसकी बॉडी पे इतना इफेक्ट आ जाता है, इवन मेडिकेशन उसको फ़ायदा नहीं देती, उसको बेड रेस्ट उसको फ़ायदा नहीं देता, उसको जो आइसोलेशन वाली प्रिवेंटिव मेजरमेंट है वो उसको फ़ायदा नहीं देती, नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो डेफिनेटली उसका हार्मोन्स पे पूरा का पूरा इफेक्ट आ जाता है। साइकोलॉजिकली की वजह से ही ऐसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, शुगर कंट्रोल नहीं होता, दमा कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑल दिस सराउंडिंग, जो मुख्तलिफ चैनल के थ्रू, मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू, मुख्तलिफ दोस्तों के थ्रू उसके दिल दिमाग पे आता है, 100% उसका इफेक्ट होता है। सर, एक बंदा जिसने अब अपना टेस्ट करवा लिया है और वो कोरोना पॉजिटिव है, अब वो प्राइमरी तौर पे सबसे पहले क्या करे? जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे पेशेंट जिनकी अलामतें हैं, तो उस पेशेंट को हम कहते हैं आप नेज़ल स्वाब टेस्ट करवा लें। नाक के पीछे एक स्वाब होता है, वो पीछे डाल के ना स्वाब ले लेते हैं, वो 24 घंटे के अंदर टेस्ट आ जाती है। अगर वो कोविड-19 PCR पॉजिटिव आ गई, ऐसे पेशेंट को भी हम कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है, टेक इट ईजी, आप आइसोलेटेड हो जाएँ, ठीक है, आप 2 हफ्ते के लिए आप घर पे हो जाएँ, क्वारंटीन हो जाएँ। अच्छा, जब भी हम उसको पेशेंट को कहते हैं क्वारंटीन हो जाएँ, तो जस्ट कि ये पेशेंट इफेक्टेड है, मगर इसकी वजह से घर के दूसरे अफराद इफेक्टेड ना हो, बच्चे इफेक्ट ना हो, उसके अम्मी अबू इफेक्ट ना हो, उसके भाई बहन इफेक्ट ना हो, दूसरे अफराद जो वो इफेक्टेड ना हो, वो एक दफ़ा आइसोलेटेड हो जाएगा। तो आइसोलेशन के बाद उसको हम कहते हैं कि जी आपका जो वाशरूम है वो आपका अलग होना चाहिए, कमरा आपका अलग होना चाहिए, आपके जो अटेंडेंट है जो आपको चीज़ें वगैरह देंगे खाने पीने के लिहाज से, तो आपका सारी की सारी चीज़ें चलेंगी अंडर प्रिवेंटिव मेजरमेंट। आप जो मेडिकेशन वगैरह लेंगे, वो मेडिकेशन भी आप ट्रीटिंग फिजिशियन, जो ट्रीटिंग आपका कंसल्टेंट है, उसके लिहाज से आप मेडिकेशन लेंगे। जो भी आप उसको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएंगे, आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं, एंटीहिस्टामिन इस्तेमाल करवाते हैं, या सांस का प्रॉब्लम है तो उसको हम नेबुलाइजेशन वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं। हड्डियों में, बॉडी में शदीद किस्म का पेन वगैरह हो जाता है तो उसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट, जिंक की सप्लीमेंट वो हम दे देते हैं। कोगुलेशन ना हो तो डिस्पिन वगैरह हम साथ में इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम पेशेंट को कहते हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू ट्रीटिंग कंसल्टेंट, ट्रीटिंग फिजिशियन, 2 चीज़ें। तीसरा पेशेंट को कहते हैं कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको मेडिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 7 से 8 घंटे डीप स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। 7 से 8 घंटे आपकी पुरसुकून नींद हो, आप सो जाएं, आप टाइम पे नाश्ता करें, टाइम पे आप लंच लें, टाइम पे आप डिनर वगैरह करें। आप इसी तरह आप जो है बिल्कुल सोशली आइसोलेटेड ना हो। जैसे आप सोशली आइसोलेटेड हो जाते 2 हफ्ते के लिए,
तो पेशेंट वो एंजाइटी में चला जाता है, वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, वो पेशेंट को जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं वो ट्रीट नहीं होती। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंट्रोल रहती हैं। इस वजह से पेशेंट को कहते हैं आप सोशली आइसोलेट ना हो, आप अपने मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, उनके साथ आप इन टच में रहें, मगर मेक श्योर कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर और साथ में हम कहते हैं कि थर्मामीटर वो हो आपके साथ, कि जैसे आपका फीवर है वो पता होना चाहिए कि 100 है, 101 है, 102 है, ये डे बाय डे राइज हो रहा है या कम हो रहा है। अगर डे बाय डे कम होता जा रहा है, बिल्कुल सेटल हो जाता है रिकवरी कंडीशन में ही। ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसे हम कहते हैं कि जी नॉर्मली 100 है, दैट्स गुड, आप वहीं पे रहें। अच्छा, अगर 95 पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप वहीं पे 90, अच्छा 90 से कम है तो फिर उसको पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हम कहते हैं आप प्रोवाइड करके आप वहीं पे रखें, उसको फिर हम अकॉर्डिंगली उसको देते हैं कि जब आप 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर जो भी अकॉर्डिंगली, मगर 85 से कम हो ऑक्सीजन, फिर ऐसे पेशेंट को कहते हैं यू शुड बी हॉस्पिटलाइज, आप हॉस्पिटलाइज हो जाएँ। तो इसी तरह हम कहते हैं कि आप 24 घंटे की ना आपके स्केड्यूल बना हुआ हो, आपने अर्ली मॉर्निंग वॉक भी करनी है। वो ना पेशेंट समझता है कि जी वॉक की ज़रूरत होती नहीं है, बस बेड पे ही लेटे रहना है, बेड पे ही सोते रहना है, खा के फिर लेटे रहना है, फिर खा के सोते रहना है। इस वजह से वो जो कंडीशंस हैं वो मज़ीद डिटोरेट होती रहती है, मज़ीद जो है वो डेंजरस बनती जाती है। तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं आप घर पे ही बेशक नीचे आप या पास में आपको घर में वहीं पे ही पार्क वगैरह है तो घंटा 1.5 घंटा वॉक करें, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज उसको हम कहते हैं कि आप 5 वक्त नमाज की भी पाबंदी करें, साथ में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी लें, लंबे लंबे सांस लें नाक से, लंग्स आपके मुकम्मल एक्सपेंड होने चाहिए, फिर देन यू शुड एक्सेल। नाक से लंबे लंबे सांस लें और मुंह के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें। 10-10, 15-15 मिनट के लिए आप ये साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करते रहें। तो ये पेशेंट जो नॉर्मली 99% सेटल हो जाती हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन अपनी साइकिल पूरी कर लेता है, 2 हफ्ते के बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मगर ये जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिकेशन, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट, जिंक की सप्लीमेंट, पेनाडाल जो हम नॉर्मली कहते हैं 2-2 बेशक आप ले लें सुबह दोपहर शाम, जब तक आपका फीवर सेटल हो जाता है आप 2-2 लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी जो हम देते हैं, या बाद पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम दे देते हैं, ठीक है ना। स्टीरॉइड्स भी हम दे देते हैं, मास सप्लाई भी दे देते हैं, मगर दिस शुड नॉट बी डन बाय ओन पेशेंट, ही शुड कंसल्ट ट्रीटिंग फिजिशियन। उस लिहाज से ये चीज़ें और 2 हफ्ते के बाद हम टेस्ट करवा लेते हैं कि बाद की हम 21 दिन के बाद करवा लेते हैं, उसमें 99% चांसेस होते हैं कि उसकी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सर, इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की वेव अपनी पीक पे है, तो ये जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना, बिकॉज ऑफ एक तो अभी भी आप इस वक्त भी देखें जो भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल भी आ रहे हैं, OPD में, थिएटर में, वार्ड में, इमरजेंसी में, इस वक्त भी दे डोंट वियर द मास्क। इस वक्त भी शॉपिंग हॉल में आप चले जाएं, जो लोग लगे हुए हैं 99% दे डोंट वियर द मास्क। इस वक्त भी आप किसी बच्चे को, किसी को कहेंगे जी यू शुड कम अवॉइड योर शेक हैंड, और फिर भी वो शेक हैंड चीज़ें चलती जा रही हैं। किसी को भी चीज़ें आप इस्तेमाल करने के बाद आप कहेंगे हैंड सैनिटाइज़र, ही डजंट यूज़। तो मकसद ये कहने का है कि जितनी भी जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट हैं कि एक बंदे को छींक आई हुई है, उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ वायरस पास में आ जाते हैं, और जो पास वाला बंदा है ही 99% बिकम इफेक्टेड बाय इवन सिंगल स्नीज। तो वो जो पेशेंट आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, उसको फैमिली में कोई था, फैमिली में या रिलेटिव्स में था, वो आके हाल में आया हुआ है, सैकड़ों पेशेंट के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनता जा रहा है। जो हम शेक हैंड के थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू हम चीज़ें नहीं करते, तो दिस इज़ अ पेशेंट हु सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इसी तरह जो पेशेंट हमारे पास OPD में है, एक पेशेंट इफेक्टेड आया हुआ, सीनीज कर रहा है, खांसी कर रहा है, साथ में फ्लू लगा हुआ है, और ही डजंट है, तो ये जो जितने भी आसपास वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, जो इवन जो डॉक्टर्स हैं वो भी साथ में इफेक्ट हो जाते हैं, जो एम्प्लॉइज़ वो भी इफेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उसको अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, केसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, OPDs में ओवरऑल रेशो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, पीक पे जा रहा है।
इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल की जो ICUs हैं वो भी डे बाय डे फिल होते जा रहे हैं एंड द सिचुएशन इज वेरी लीथल एट ऑल। सर, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इम्यूनिटी का कितना रोल है और इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जा सकता है? इम्यूनिटी बेसिकली जैसे हम कोरोना वाले पेशेंट को कैल्शियम की सप्लीमेंट देते हैं इस वजह से कि पेशेंट जो डिप्रेशन वाली कंडीशन में आया हुआ है, डिप्रेशन की वजह से जो इम्यून सिस्टम कम हुआ हो, ऐसे पेशेंट को कहते हैं आप कैल्शियम सप्लीमेंट लें, जिससे हड्डियों में जान आए, जिसम में जान आए, ताकत वगैरह आ जाता है। ऐसे पेशेंट को कहते हैं हीलिंग का प्रोसेस ना हो तो हम विटामिन C भी दे देते हैं। ऐसे पेशेंट को बैठे कोगुलेशन का इफेक्ट आ जाता है, कहीं पे हार्ट पे इफेक्ट आ जाए तो हम उसको एंटी कोगुलेंट के तौर पे डिस्प्रिन के फॉर्म ये चीज़ें हम दे देते हैं कि जैसे इम्यून सिस्टम बढ़े। इवन जो रात को नींद पूरी होनी चाहिए 6-7 घंटे के लिए, ये भी हम कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप सैलड लें, आप फल लें, आप फ्रूट लें, मूली हो गई, गाजर हो गई, खीरा हो गया, फ्रेश जूसेस वगैरह हो गए, सब्जियां वगैरह हो गई, ये आप लें, सूप लें, ठीक है ना, देसी चिकन का आप लें, गोश्त का आप लें कि ये सारी चीज़ें जो हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हैं। इवन आपकी जो ये वॉक है ये भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए है। ये जो आप पूरी बॉडी को मोबिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉक, इन द फॉर्म ऑफ योगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, आपके जिस्म में ना जान आए, आपके लिए ना ताकत आ जाए। आप थोड़े से ना अपने आप को आइसोलेटेड ना रखें, इन कांटेक्ट रहें, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। इस ऑल दीज फैक्टर आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं, चीज़ें को अवॉइड कर लें। स्पेशली जो कोरोना वाले पेशेंट हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोल्ड ना लें, ठंडी चीज़ें ना लें, ऑयली चीज़ें ना लें, तली चीज़ें ना लें, स्पाइसी फास्ट फूड, जंक फूड ना लें इन द फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा, शॉर्मा, जिंगर, बर्गर, ये चीज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर लेती है। इन चीज़ों से हम अवॉइड करवा लेते हैं। सर, नेबुलाइजेशन का क्या रोल है कोरोना के पेशेंट के लिए? एक्चुअली पेशेंट जो वायरस है वो नाक से गले की तरफ अल्टीमेटली चेस्ट पे उसका इफेक्ट आ जाता है। उसकी वजह से सांस फूल जाता है, चलते बैठते इवन लेटते वक्त सांस फूल जाता है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन जो नाक के थ्रू फिल्टर होती है वो अल्टीमेटली लंग्स तक नहीं जाती और लंग्स में पहले ही इन्फेक्टेड होता है कि उसने लंग्स के हाइलर रीजन्स को, लोब्यूल को वहाँ पे उसने इफेक्ट किया हुआ होता है। तो ये बेसिकली जो उसमें हम स्टीरॉइड्स वगैरह दे देते हैं या ऑक्सीजन वगैरह नेबुलाइज में दे देते हैं कि जी आप उसमें ये मिक्स करके नेबुलाइज वगैरह करें कि जैसे आपके लंग के जो सांस के जो पैसेज हैं वो खुल जाएं, लंग के जो एल्वियोलाई हैं वो चीज़ें खुल जाएं, वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पे चली जाए। तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये ऑक्सीजन यानी कि नेबुलाइज किया जाता है स्टीरॉइड्स नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके कि जैसे पेशेंट के सांस की नालियाँ खुल जाएं, सांस इसको ना प्रॉपर आता है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको ना दिया जाता है। जिन पेशेंट में स्पेशली सस्पेक्टेड हो नमोनिया की, ठीक है ना, तो उन पेशेंट में दिया जाता है कि आप ले रेगुलर लें जब तक आपकी सांस का मामला सेटल नहीं होता। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका इतना काम है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? शाह साहब को आई थिंक 6 से 7 साल तक आई हैव बीन वाचिंग एंड लिसनिंग हिज वीडियोस ट्वाइस टाइम। मैंने 2 वर्कशॉप भी शाह साहब की अटेंड की हुई थी। एक प्राइवेट कोई होटल था और साथ में यहाँ पे भी था। तो नो डाउट हमने पर्सनली नोट किया हुआ है कि जो हमारा पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशन, हमारे सीनियर्स के साथ अच्छा रिलेशन, हमारा जूनियर के साथ अच्छा रिलेशन, हमारा कुलीग के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा इवन पर्सनली नेबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जितने भी आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनते जा रहे हैं कि आपकी लाइफ से किसी को फ़ायदा होना चाहिए, किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर लें। अगर आप आने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये जो मेथडोलॉजी शाह साहब ने दी हुई है कासिम अली शाह फाउंडेशन थ्रू पे, तो आई कैन नॉट बिलीव कि वो एक ऐसी मैजिक है जिस वजह से लाइफ आपके ना हॉस्पिटल में, प्राइवेट सेटअप में, अपने होम में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ टोटली ड्रामेटिकली चेंज हुई है। कि इस वक्त यानी कि मी सर्विंग डिफरेंट यानी कि सेंटर्स, आई एम सर्विंग डिफरेंट यानी कि फलाही एरियाज़ हैं, फलाही काम है, फलाही जो डिपार्टमेंट है, 3-4 को मैं सर्विस करूँ बिकॉज ऑफ शाह साहब की मेथोडोलॉजी की वजह से। सो एंड बिकम टोटली कंफर्टेबल। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी फील होता है कि आई शुड डू समथिंग।
ठीक है ना। ये भी आप लोगों ने जैसे ये सेशन शुरू किया था तो ये भी था कि आपकी लाइफ से ना कुछ वैल्यू एड होना चाहिए, आपकी लाइफ से ना कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। सो शाह साहब, आई एम रियली इंस्पायर्ड, ही इज़ माई जस्ट लाइक मेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक अली शेख साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग कोरोना के बारे में जानना चाहते हैं और जो लोग इससे लड़ रहे हैं और इस बीमारी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। और इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से उनको बहुत फ़ायदा होगा और उनको ये पता चला होगा कि इसमें डाइट प्लान क्या रखना चाहिए, अपनी नींद को किस तरह उन्होंने पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।